नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होना है, उसके लिए हमने आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे भाई। और मैं इससे पहले आपको 9 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, वो भी जीएस के भाई, जीएस या जीके के। आज ये हमारा जीएस का 10वें नंबर का सबसे अंतिम टॉपिक है भाई। इससे पहले अगर आपने ये 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप भाई यूट्यूब पर जाओ और वर्दी आजकल 24 चैनल को आप सर्च करो और उसमें आपकी एक प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 जीएस जीके के नाम से। और आप इन सभी टेस्टों को लगा के देखो और आप ये देखो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सम्मिलित नहीं किया गया है? पहले मैं आपको बता दूं, जो एनसीआर लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है भाई, तो इसमें ऑप्शन है जिंद, नंबर 1 ऑप्शन है जिंद, नंबर 2 है करनाल, नंबर 3 है अलीगढ़, नंबर 4 आपको मुजफ्फरनगर। देखो, आप सभी को पता है कि इतना आप भी जानकार हो, हम सबको देना है उत्तर प्रदेश का एग्जाम। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम को लेके ये क्वेश्चन पूछा गया होगा भाई। तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन कर सकते थे कि जिंद को हटा दो, करनाल को हटा दो, क्योंकि अगर आपको उत्तर प्रदेश के 8 के 8 जिले पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे भाई। मुजफ्फरनगर आपका एनसीआर में आता है लेकिन अलीगढ़ आपका एनसीआर में नहीं आता है, ये बनने वाला है भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कौन कौन से आपके 8 जो जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं भाई। कितने जिले भाई आपके? 8। सबसे पहले कहाँ भाई, जो मैं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा आपका बुलंदशहर। तीसरा आपका भाई हापुड़। चौथा है आपका गाजियाबाद। ठीक है, पांचवा आपका मेरठ। छठा आपका बागपत। सातवां आपका मुजफ्फरनगर। और बाद में 8वां शामिल हुआ था आपका शामली। ठीक है, ध्यान देने विशेषों की बात यह है कि सहारनपुर आपका एनसीआर क्षेत्र में नहीं आता है भाई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको फंसा के पूछता है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपके एनसीआर क्षेत्र में नहीं आता है, तो आपको सहारनपुर विषय ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो ये आपका, अगर 2015 तक बात करूं मैं, 2015 तक आपके उत्तर प्रदेश में टोटल 53,000 ग्राम पंचायतें थी भाई। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, अगर वर्तमान में मैं बात करूं कि ग्राम पंचायतें कितनी है, तो वर्तमान में लगभग आपकी 70,000 प्लस आपकी ग्राम पंचायतें हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं संभाला? तो ये जो आप वीपी सिंह देख रहे हो, वीपी सिंह कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे भाई। ठीक है भाई, लेकिन वीपी सिंह के बारे में एक बात आपको बता दूं, ये 8वें नंबर के हमारे पीएम रहे हैं भाई। ये 8वें नंबर के हमारे पीएम रहे हैं, प्लस ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री भी हमारे रह चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से जो उप प्रधानमंत्री थे जो पद पर हैं भाई। ठीक है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं भाई। जैसे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है भाई, मोरारजी देसाई। ठीक है जी, जैसे कि आपके चौधरी चरण सिंह।
ठीक है जी। जैसे कि आपके जगजीवन राम, जगजीवन राम, ठीक है। जैसे कि आपके यशवंत राव चौहान, यशवंत राव चौहान। जैसे कि आपका चौधरी देवीलाल, चौधरी देवी लाल, और लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। ये आपके प्रधानमंत्री हैं जो आपके उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सामान्य संतुलन सिद्धांत आपका जो है वो लियोन वालरस का सिद्धांत है भाई, लियोन वालरस। अब देखेंगे जे.एम. किन्स, किन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया आपका? तो सबसे फेमस किन्स का सिद्धांत है क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत, क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत, क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत। डेविड रिकार्डो का कौन सा सिद्धांत आपका जो बहुत फेमस पूछा जाता है? तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, लाभ सिद्धांत। एडम स्मिथ का आपका कौन सा सिद्धांत फेमस है भाई? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ का आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आपका लाभ का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत। देखो घुमा फिरा के आपसे यही क्वेश्चन भाई पेपर में आपसे पूछ जाएंगे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? यानी भारत के राष्ट्रपति को शपथ आपका कौन दिलाता है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भाई, ठीक है भाई। अब कुछ शपथ की चर्चा देख लेते हैं भाई, शपथ कौन किसको दिलाता है। जैसे मैं बात करूं आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ आपके दिलाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और ये शपथ जो है राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में आती है भाई, अनुच्छेद 60 में। अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति को शपथ आपका कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति भाई, राष्ट्रपति। इनकी चर्चा, शपथ की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 69 में भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देखो यही मैं बता देता हूं, अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलानी हो तो आपके भारत के राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं भाई, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री को शपथ दिलानी हो, मुख्यमंत्री, तो इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ आपके, वो भी राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जो शपथ है, शपथ की चर्चा भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में भाई, कितने में? अनुसूची 3 में। लेकिन इसमें 3 ऐसे पद हैं जो अनुसूची 3 के बाहर हैं, 3 ऐसे पद हैं जो अनुसूची 3 के बाहर है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी अनुसूची 3 से बाहर है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और आपका राज्य का राज्यपाल। जब ये अनुसूची 3 से बाहर है तो इनकी शपथ की चर्चा है कहां? राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 में है, और राज्यपाल की अनुच्छेद 159 में भाई, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे?
तो संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत आपका दिया था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन। जो आप ये देख रहे हो डार्विन, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो डार्विन ने दिया था आपका प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत ये किसने दिया था? डार्विन ने। अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो अरस्तु ने दिया था आपका अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत ये किसका था? आपका अरस्तु का। अगला है मार्क्स। मार्क्स ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मार्क्स ने दिया था आपका वर्ग संघर्ष सिद्धांत। वर्ग संघर्ष सिद्धांत। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? देखो, आपको इसमें से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चारों पता हो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था, कैबिनेट मिशन कब आया था। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी करी है, तो आपको ये तो पक्का पता होगा कि कैबिनेट मिशन कब आया था। कैबिनेट मिशन आपका 24 मार्च 1946 में आया था भाई। ठीक है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कि 1942 में हुआ था भाई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942। देखो, अब मैं थोड़ा सा देखता हूं कि पहले तो आपका आएगा एक, अगर दोनों ऑप्शन को देखूं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 को, तो पहले तो आपका आएगा 1, फिर उसके बाद कहीं 4 होगा भाई आपका, यानी कहीं पहले 4 नहीं आएगा, यानी पहले 1 ही आएगा। तो पहले 1 है, उसके बाद 4 आना चाहिए था भाई। देखो, ये ऑप्शन नहीं है, पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद में 4 होना चाहिए, ये भी नहीं है। आप ये देखो, ये भी नहीं है भाई। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे भाई, तो सी आपका आंसर है सही भाई। ठीक है, अब थोड़ी मैं इसकी चर्चा कर देता हूं भाई, थोड़ा सा यहीं पे, इसी पेज पे। पहला जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942 में आया था भाई, 8 अगस्त 1942। शिमला समझौता, आपका शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता आपका 25 जून 1945, 25 जून 1945। और आपका पूना समझौता कब हुआ था आपका? तो ये 26 सितंबर 1932 को था भाई, 1932। यहाँ अम्बेडकर जी आए थे। और कैबिनेट मिशन में आपको बता दिया 1946 में आया था भाई। 3 सदस्य थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो आपका शुरू किया गया था सत्याग्रह, सत्याग्रह आंदोलन। देखो, ये क्या था सत्याग्रह आंदोलन, मैं आपको बता दूं। हुआ क्या था, जो बिहार के किसान थे, बिहार मतलब चंपारण, चंपारण पड़ता है बिहार में, जो आपके बिहार के किसान थे, इनसे किसान, इनसे जो अंग्रेजी जो बागान मालिक थे, अंग्रेजी बागान मालिक, तो चंपारण के किसानों से अंग्रेजी बागान मालिकों का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप 3/20 भाग पर, खेत का जो 3/20 भाग है, इस पर आप नील की खेती करोगे भाई। किसकी खेती? नील की खेती, नील की खेती। और इस 3/20 भाग को क्या कहते हैं भाई? 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा। ठीक है, यानी 3/20 भाग पर आप नील की खेती करोगे। लेकिन हुआ क्या था, मार्केट में जो आधुनिक रासायनिक नील था, जो नील था कैसा रासायनिक, उसको आ जाने से जो भारत का कृषि व्यवसाय था वो गया डूब। तो भारत के किसानों ने ये जो 3/20 भाग पर जो खेती करते थे नील की, उसको कर दिया बंद। ठीक है, अब किसानों ने बड़े पैमाने पर धरने भी किए, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाले कोई भी नहीं थे। उसी समय जो है महात्मा गांधी जी
राम कुमार शुक्ल, एक आदमी थे राम कुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल के कहने पर ये बिहार चले गए, चंपारण, और इन्होंने किसानों की हालत देखी तो इन्होंने वहां पर धरना किया, या एक प्रकार से मैं कहूँ बहुत पोलैरिटी धरना किया। तो इस प्रथा को वहां पे महात्मा गांधी जी द्वारा पूर्ण तरीके से बंद करा दिया भाई। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बता दूं गांधी जी द्वारा किए गए मुख्य आंदोलन। ठीक है, कौन कौन से गांधी जी द्वारा आंदोलन किए गए थे, कब के पेपर में मिलान करने के लिए बातें। गांधी जी को केक पसंद था भाई, क्या पसंद था, केक। और केक खाकर गांधी जी एसी में बैठते थे, एसी में। ठीक है, फिर वे डांस करते थे, डांस करने के बाद वहां से उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते थे भाई। ठीक है, ये आपका तरीका है भाई। ये C4 आपका जो है, ये आपका चंपारण सत्याग्रह जो अभी आपका पूछा है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में भाई। ये A4 जो आपका अहमदाबाद मील मजदूर, अहमदाबाद मील मजदूरों के खिलाफ के लिए धरना किया था, कब, 1918 में। ठीक है, K4 आपका खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह ये कब था आपका भाई, ये भी आपका 1918 में भाई। ठीक है, A4 असहयोग आंदोलन, असहयोग यानी सहयोग न देना, असहयोग, असहयोग आंदोलन कब था आपका, 1920 में। अब असहयोग आंदोलन जब वापस लिया तो इन्होंने की चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड में जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जो कि 1922 में होता। ठीक भाई, अब ये डांस से 3 है भाई। देखो हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, जब आपका दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आप पढ़ोगे, ये हालांकि 1930 में ही है भाई तीनों। ये एक कहानी है अलग तरीके से कि कब चालू किया था। तो डा फॉर दांडी मार्च, दांडी मार्च, ने फॉर नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, और से फॉर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब के थे भाई, 1930 में। और छोड़ो फॉर आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन ये कब हुआ भाई, 1942 में। ठीक है भाई, ये थे आपके प्रमुख आंदोलन भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहा। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं FATF, फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक्शन एक्शन टास्क, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1989 में, 1989 में। इसका मुख्यालय पड़ता आपका पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, FATF के 2 काम भाई, एक तो आपका मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा है आतंकवाद को फंडिंग, आतंकवाद को फंडिंग करना। इन दोनों पे अंकुश लगाना भाई। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे आप मान लो अपना पैसा, भारत का पैसा आप नेपाल में लेके जा रहे हो और नेपाल से कुछ ना कुछ उसके बदले मंगा रहे हो भाई, तो ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग। आतंकवाद को आप फंडिंग कर रहे हो, आतंकवाद को आप पाल रहे हो। तो FATF जो है आपकी 2 लिस्ट जारी करता है, आपका 2 लिस्ट, एक आपकी ग्रे लिस्ट, एक आपका रेड लिस्ट भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर श्वसन लगा देंगे भाई, लेकिन इसका आंसर है आपका उत्सर्जन भाई। देखो गुर्दे, गुर्दे का दूसरा नाम आपका वृक्क, वृक्क, इसको अंग्रेजी बोलते हैं आपकी किडनी।
ठीक है। किडनी का काम क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका जो आपका वाटर को फिल्टर करना भाई, वाटर को फिल्टर करना होता है आपका, जो हम टॉयलेट करते हैं उसके थ्रू जो हमारा वाटर जाता है उसका फिल्टर करना होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन का फिल्टर करना भाई, नाइट्रोजन का फिल्टर करना, नाइट्रोजन का फिल्टर करना। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है, किडनी में एक गुच्छा टाइप की संरचना बनती है जिसे हम कोशिका गुच्छा बोलते हैं, कोशिका गुच्छा, कोशिका गुच्छा। और इस कोशिका गुच्छा को साइंस की भाषा में बोलते हैं आपके ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस ही क्या है ना, ये ग्लोमेरुलस ही डायलिसिस का काम करता है भाई, ये ग्लोमेरुलस ही डायलिसिस, जो बोलते हैं कि डायलिसिस हो रही है किडनी के लिए, तो ये जो कोशिका का गुच्छा होता है जिसे हम साइंस की भाषा में ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये ग्लोमेरुलस ही आपका डायलिसिस का काम करता है भाई। ठीक है, ये जो अगला ऑप्शन है श्वसन, श्वसन का काम करते हैं आपके फेफड़े, जो हमारे फेफड़े होते हैं वो श्वसन का काम करते हैं भाई। ठीक है, पाचन, पाचन में हमारे बहुत सारी क्रियाएं काम करती हैं, हमारा पेट भी काम करता है, छोटी आंत काम करती है, आपके जो है एंजाइम्स काम करते हैं। परिवहन क्या है, जो परिवहन ऑप्शन आपका परिवहन, ये परिवहन का ऑप्शन क्या है, ये परिवहन करता है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है, तो हीमोग्लोबिन आपका परिवहन करता है आपका ब्लड का। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है तो किस वजह से वह तिरछा हो जाता है भाई। यानी जब प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलता है तो कौन सा कारण है कि जब प्रकाश किसी भी वजह से तिरछा हो जाता है, तो आपका ये कारण है आपका विवर्तन। विवर्तन बोले तो आपका डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ये विवर्तन होता क्या है, विवर्तन है क्या, विवर्तन है कि आपको पता है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है भाई, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यह रास्ते में पड़ने वाले किसी अवरोध के किनारे पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं आपको भाई, विवर्तन। इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका आंसर अपवर्तन समझ रहे होंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने क्या है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं भाई। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं हम अपवर्तन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। अब यहां से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, जैसे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या है, रेगिस्तान में जो मरीचिका चमकती है, रेगिस्तान में जो मरीचिका चमकती है वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकती है। ठीक है, और आपका ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर भी जो आपका वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है आपका भाई। आपका हीरे का चमकना, जो आपका हीरे का चमकना है वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही काम करता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप रोड पर चलते हो और रोड पर चलते हुए या बाइक पर चल रहे हो आप या कार से चल रहे हो, तो रोड पर कभी कभी आपको ऐसा फील होता है दोपहरी में कि सामने जो है, सामने पानी भरा हुआ है, तो ये जो पानी भरा हुए की घटना है ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करते हैं आपकी। ठीक भाई, अब ये जो आपका अपवर्तन है, अपवर्तन में क्या है कि कोई भी चीज आपकी ऊपर दिखाई पड़ती है, आपकी कोई भी चीज आपकी ऊपर दिखाई पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक बाल्टी में एक सिक्का पड़ा हुआ है और सिक्का अपनी जो है, जो इसकी गहराई है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, या कोई भी आपका सरफेस करके बोलेगा कि मछली जो है, मछली जो आपके नीचे तैर रही है वो थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ती है, किस कारण से, तो आपका अपवर्तन के कारण ही भाई वो क्या है, थोड़ी दिखाई देती है आपकी ऊपर। यहां तक भी आपके जो तारे हैं, तारों का टिमटिमाना भी, तारों का टिमटिमाना भी आपका जो है वो अपवर्तन का ही कारण है भाई।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में मरीचिका या मृत तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? आपको भी बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, FORTRAN का प्रयोग के लिए नहीं होता है। देखो, अगर बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपका ये फोर्ट्रॉन लिखा है, FORTRAN। फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन एक प्रकार की जो है आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है, एक तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपकी भाषा। ठीक है, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि चित्र बनाने के लिए फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। गणित संगणना यानी गणित के जोड़ों के लिए किया जाता है, तो भाई ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। तो क्या है? नहीं है बोला है, तो भाई ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, जो ऑप्शन नंबर सी, कि इन दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है जी। अब जो ये फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन के और कौन कौन से उदाहरण है आपको पता लगे कि फोर्ट्रॉन क्या है? एक प्रकार की एक प्रोग्रामिंग भाषा है भाई। इसके कौन कौन से उदाहरण है? इसका पास्कल, पास्कल भी एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है पास्कल। बेसिक, बेसिक भी आपकी एक प्रकार से प्रोग्राम भाषा है। आपकी सी प्लस, सी भी आपकी, और सी प्लस प्लस भी है, सी प्लस प्लस। और आपकी जो जावा स्क्रिप्ट होती है, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट भी आपकी जो है वो फोर्ट्रॉन की भाषा पर ही काम करती है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार आपका जो है वो जेएल बेयर्ड ने किया था भाई, जेएल बेयर्ड, टीवी का। ठीक है, ये जो आपका माइकल फेराडे हैं, माइकल फेराडे ने आपका ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था, ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, ये आपका टेलीविजन पूछा है, हो सकता है कि आपके में रेडियो पूछ ले, रेडियो। तो रेडियो की आपकी जो की थी वो की थी मार्कोनी ने, मार्कोनी। कभी कभी आपकी साइकिल की खोज पूछी जाती है भाई, साइकिल, साइकिल। तो साइकिल की खोज की थी आपकी मैकमिलन ने, मैकमिलन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में आपको होते हैं 6 खिलाड़ी भाई। ठीक है, अब ये जो वॉलीबॉल है इसी से मिलते जुलते कई सारे शब्द आपको मिलेंगे भाई, जैसे आपके नेट बॉल, जैसे आपका बास्केटबॉल, बॉल या बॉल, एक तरीके से कुछ मान लो। नेट बॉल में जो आपके प्लेयर होते हैं भाई वो होते हैं 7, कितने? 7। और बास्केटबॉल में आपके प्लेयर होते हैं 5। ठीक है, अगर कहे कि सर्वाधिक प्लेयर किस खेल में होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं रग्बी में। रग्बी में कितने प्लेयर होते हैं भाई? तो रग्बी में आपको होते हैं 15 प्लेयर भाई। ठीक है, एक खेल आपका पोलो, पोलो है चौगान, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी इसको खेलते खेलते। 4 प्लेयर होते हैं। पोलो से कंफ्यूज करेगा वाटर पोलो, वाटर पोलो, वाटर पोलो में आपके होते हैं 6 खिलाड़ी भाई। ठीक है, कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी, कबड्डी की टीम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कबड्डी की टीम में 7 प्लेयर होते हैं भाई। ठीक है, अब 11-11 प्लेयर कहाँ होते हैं? 11-11 प्लेयर आपका क्रिकेट, हॉकी और आपका फुटबॉल। ठीक, आई होप आपको बातें समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो, ये मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं भाई। अगर आप इनको देख के डर जाओगे तो आप 1 नंबर खो दोगे भाई। लिंगराज मंदिर, देखो जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी होगी, लिंगराज मंदिर आपका ये उड़ीसा में पड़ता है, पूरी उड़ीसा में। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित है भाई, भगवान शिव को। यानी पहले का आपका आ गया 3rd,
पहले का आपका आ गया थर्ड। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखोगे ना भाई, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका यही सही है भाई। लिंगराज मंदिर जो आपको आपका किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और दूसरे में ऑप्शन नंबर पहला है तिजारा मंदिर राजस्थान में, कहाँ आपका किसको समर्पित है? भगवान महावीर को। वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुपति में पड़ता है आपका, ये आंध्र प्रदेश में, ये भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। ठीक है, एक मंदिर आपको और जानना पड़ेगा भाई, ब्रह्मा मंदिर। एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा का, जो कि कहां पड़ता है आपका? पुष्कर में भाई। कहां? पुष्कर, राजस्थान। ठीक है, किस जिले में पड़ता है? अजमेर, अजमेर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं भाई, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये भी करंट अफेयर का है, लेकिन इसमें गुफा आई है, इसका कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक गुफा है मासमय गुफा। ठीक है, मासमय गुफा ये पड़ती कहां भाई? मासमय गुफा जो आपकी मेघालय में पड़ती है, मेघालय, मेघालय। और ये कहां पड़ती है? चेरापूंजी में, चेरापूंजी, जहां पहले सबसे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा बारिश मासिनराम में होती है। मासिनराम, मासिनराम भी मेघालय में ही है और चेरापूंजी भी आपकी मेघालय में है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो आपका जो 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक की लेखिका है बेनजीर भुट्टो। ठीक है, ये जो भुट्टो है, ये मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान जो है, ये किसी भी मुस्लिम कंट्री के लगा लो, पहली महिला मुख्यमंत्री भाई, सॉरी पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, ये जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो, अरुंधति राय, अरुंधति राय की सबसे फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ये कब लिखी थी इन्होंने? 1997 में। ठीक है, इसी पुस्तक के लिए इन्हें जो है बुकर पुरस्कार मिला था, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन आपका और छूट गया भाई, क्योंकि बहुत ऊपर तो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के ही हैं। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है भाई? तो सांसद निधि की जो प्रत्येक साल राशि होती है वो भाई 5 करोड़ रुपया होती है भाई। ठीक है, अब ये सांसद निधि है क्या भाई? जो आपके लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं भाई, सदस्य, इनको अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और किसके लिए? विकास के लिए, विकास के लिए हर साल जो है 5 करोड़ रुपया धनराशि दी जाती है। ठीक है, इसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बनाई गई है भाई, और इस योजना का नाम MP लेट्स है, MP LADS। MP लेट्स की फुल फॉर्म आपकी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम भाई। ठीक है, यानी इसे क्या कहते हैं? MP लेट्स बोलते हैं, MP LADS। ठीक भाई, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको दोबारा बताता हूँ। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, L4 आपका हो गया लोकल, मैं लिख देता हूँ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी जो भी लोकल एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खुला था आपका कलकत्ता या कोलकाता में भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, इसे देखते हैं।
अधिवर्ष यानी लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? ठीक है, तो जूलियस सीजर को आपको जो है लीप ईयर का जनक माना जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो स्विट्जरलैंड की आपकी ये ग्लेशियर एक्सप्रेस सबसे प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। कभी आप जाओगे तो आप देखोगे भाई, बहुत सारी फिल्म भी बनी है भाई इस पे जो है। अगला क्वेश्चन आपका 31वां, विन्सर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में आता है? विन्सर का जंगल आपका आता है भाई उत्तराखंड क्षेत्र में भाई। ठीक है, उत्तराखंड क्षेत्र में आपका ये विन्सर का जंगल आता है। ये भी कहां पड़ेगा? अल्मोड़ा में। विन्सर का जंगल पड़ेगा आपका अल्मोड़ा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं भाई। अब 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सबसे सर्वोत्तम जो प्रतिमान है वो है भाई आपका स्तंभ। ठीक है भाई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है तो उसका अशोक का स्तंभ है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन देख लोगे। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं, पी के राय। पी के राय का मतलब है पी के राय यानी प्रदीप कुमार राय। प्रदीप कुमार राय। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंटल क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारता है। यह है किसका कथन है? देखो, ये आपका कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में, जो उनका संविधान सभा का अंतिम भाषण था, संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाया कि आखिर राजनीतिक प्रजातंत्र है क्या? राजनीतिक प्रजातंत्र है क्या? ठीक है, जब राजनीतिक प्रजातंत्र की परिभाषा ये बता रहे थे, इसको समझा रहे थे, तब इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था भाई कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारता है। यह कथन जो था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, और वो भी कहाँ? महू जिले में। महू जिला। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आपका करंट बेस है भाई। 3 नए जज बने हैं। ये हमें नहीं पता कौन कौन से बने हैं, लेकिन हमको इतनी पता है कि जजों की संख्या कितनी है? 33+1। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 इसमें अन्य न्यायाधीश है। टोटल मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश आपके? टोटल 34 भाई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। 124 में आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपका बताया गया, आर्टिकल 124 के बारे में। अगला क्वेश्चन जो आपका वो भी करंट बेस है भाई, कि जो तमिलनाडु की 5 बार तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री रही थी करुणानिधि का क्या हो गया था? निधन हो गया 2018 में। वो पूछ रहे कि किस पार्टी से वो थी, तो वो थी आपकी डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम, यानी इनका पार्टी थी डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम। ये हमें नहीं पता कि क्वेश्चन करंट का कैसा है, हम क्वेश्चन करंट का नहीं मान रहे, सिर्फ हम तो ये माना थे कि जो आपकी करुणानिधि थी, जो 5 बार मुख्यमंत्री भी रही थी, तो उनकी किस पार्टी है? पार्टी कौन सी है? तो उनकी पार्टी आपकी डीएमके। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। घूमर लोक नृत्य है। घूमर जो है आपका ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का एक अत्यंत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं भाई, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। लहंगा पहने जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उन लहंगे का घेरा व हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है भाई, अत्यंत आकर्षक होता है। तो घूमर कहाँ भाई? घूमर आपका राजस्थान में। तो भाई ये थे आज के आपके क्वेश्चन।
आई होप आपको समझ में आए होंगे भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10 के 10 प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष करवा चुके हैं जो हमारे जीएस के थे भाई, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम की डेट भी आ गई है भाई। एग्जाम की डेट आपकी 23, 24, 25, 30 और 31 आ गई भाई, ये अगस्त। अब हम क्या करेंगे भाई, अगले 10 से 15 दिनों में, यानी मैं कह रहा हूं कि 10 से 12 दिनों में आपको मैं सुमित कुमार हमारे सर हैं जो अभी यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। ये सर आपको अभी पूरा हिंदी का रिवीजन कराएंगे भाई। हिंदी का चाहे वो आपका ग्रामेटिकल हो, व्याकरण तरीके से हो, चाहे वो लर्निंग पोर्शन हो, रटने वाला हो, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कब से कब तक, 1991 से आपके 2024 तक जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ सभी में, यूपी पुलिस हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे आपका जेल वार्डन हो, चाहे आपका फायर हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस हो, चाहे आपका सीटेट यूपीटेट हो, चाहे आपका जीआईसी स्कूल का कोई भी हो, यानी कोई भी एग्जाम जो उत्तर प्रदेश में संचालित होता है उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हिंदी में कराए जाएंगे भाई। दूसरा मैं क्या करूंगा, जितने भी जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, यूपी कांस्टेबल एसआई जितने परीक्षा पेपर में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मैं सभी आपके समक्ष लेके आऊंगा इन 10 से 12 दिनों के अंदर ही भाई। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी जिससे कि आपको अच्छा सा रिवीजन हो सके भाई, ठीक है। और भाई आप मुझे अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दिया करो भाई, आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखो आपके समक्ष मेरा जो प्लेटफॉर्म भाई वो छोटा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है भाई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कंटेंट में किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं है भाई, ठीक है। तो भाई मैं इस बात को कह के अपनी वीडियो को विराम देता हूँ भाई, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत भाई, थैंक यू।